चलिए, अब जो प्रश्न हम देखने वाले हैं आज, इनमें विशेष रूप से सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान के हैं, 5 प्रश्न इसी में आपके सीसेट के एक टॉपिक से हैं, तो जो कि आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 प्रश्न आगे, जो 10 प्रश्न हम देखने वाले हैं, इससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के साथ साथ प्रत्येक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उसके अतिरिक्त जो जानकारी बताई जाए उसको भी नोट डाउन करने का प्रयास करें। चलिए, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक, विटामिन D वंध्यता रोधी कारक, विटामिन K प्रति रक्त स्रावी कारक, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चल बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलें जवाब दीजिएगा। देखो, विटामिन B12 जी हाँ प्रति अरक्तता कारक से संबंधित है, सत्य है। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक से संबंधित है, ये भी सत्य है। विटामिन D की जब बात करते हैं तो बंध्यता रोधी कारक नहीं है विटामिन D। बंध्यता रोधी कारक की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात होती है विटामिन E की। तो याद रखिएगा, बंध्यता रोधी कारक कौन सा विटामिन है? विटामिन E उससे जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और विटामिन K भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विटामिन की हमने बात की है, हमने देख भी लिया। अब यहाँ पे कुछ आपको बता दें, जैसे हमने देखा कि विटामिन C, विटामिन D जो C विकल्प में दिया है, ये सही मैचिंग नहीं है। ठीक है, अब हमने बात किया विटामिन D की, तो विटामिन D के बारे में कुछ मैं अतिरिक्त जानकारी आपको बता देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है विटामिन D का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स नामक रोग जो है बच्चों में होता है विटामिन D की कमी से। और यदि हम वयस्कों की बात करें तो ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ऑस्ट्रियो नोट कर सकते हैं इसको, ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ऑस्ट्रियोमैलेशिया नामक जो रोग है ये होता है वयस्कों में। तो याद रखिएगा, विटामिन D की कमी से, विटामिन D की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, वयस्कों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रियोमैलेशिया, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन D का रासायनिक नाम जो आपने देखा वो है कैल्सीफेराल, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो विटामिन D2 होता है, विटामिन D3 भी होता है। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो जैसे अभी आपने देखा विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल, उसी तरह से विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है वो है अर्गोकैल्सीफेराल। क्या नाम है? अर्गोकैल्सीफेराल, नोट कर लीजिएगा, अर्गोकैल्सीफेराल, ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। विटामिन D3 के रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो कोलीकैल्सोफेराल, कोलीकैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। तो D2 का नाम है अर्गोकैल्सीफेराल, D3 का नाम है कोलीकैल्सीफेराल, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है विटामिन D के संदर्भ में, D2 के संदर्भ में और D3 के संदर्भ में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन D की अल्पता से होता है रोग कौन सा होता है? विटामिन D की अल्पता से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। बताएं, विटामिन D की अल्पता से इनमें से कौन सा रोग होता है? चले बताएं। देखो, विटामिन D की अल्पता से सबसे पहले आप जानते हो रिकेट्स होता है, ये आपको बताया गया कि रिकेट्स नामक रोग होता है। दूसरा यदि हम देखें तो विटामिन D की अल्पता से जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस,
ये भी होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो कहीं ना कहीं ए और सी दोनों सही है, इसका मतलब है आपको ई विकल्प पर जाना होगा। ई विकल्प आपके लिए सही उत्तर है। यहाँ पे आपको बता दें कि विटामिन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी के संदर्भ में आपको याद रहना है कि विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन की दो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें आपका आता है बी और सी। कौन से? बी और सी जो है ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी, याद रखना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन हैं ये हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ये आपको पता होना चाहिए। वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई, के और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा विटामिन ए की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और यह जो है विटामिन ए यह यकृत में भंडारित होता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है विटामिन ए जो है ये यकृत में भंडारित होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए के संदर्भ में याद रखिएगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम के फल में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के बारे में। कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, कौन वसा में घुलनशील है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलें, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, मतलब जो उसका रासायनिक नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है। और रासायनिक नाम के संदर्भ में अभी हमने पूर्व में बात किया था तो आपको बताना है, बताएं। अभी हमने आपको विटामिन डी का नाम बताया, D2 का बताया, D3 का बताया। यदि आपको याद है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, बताएं। चले जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे बात हो रही है विटामिन की, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये आपको पता भी होना चाहिए कि विटामिन, सब तक आप इसका जवाब दीजिए। विटामिन ई के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि विटामिन ए जो है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं अंकुर तेल होते हैं, गेहूं अंकुर तेल जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है वो आम के फल पे मिलता है, ये आपने देखा था। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट, याद रखना है, कोबाल्ट में पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। कई सारे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, तो विटामिन B1 का यदि रासायनिक नाम आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका नाम है थायमीन। क्या नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ये आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विटामिन B1 की कमी से या थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी रोग, ये आपको पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसको बोलते हैं विटामिन B6, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B6 बहुत लोगों को मददगार साबित होगा। ये विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 है जो हम स्वप्न देखते हैं उसको पर्याप्त समय तक यदि हम देखें तो याद रखने में जो सहायता करने वाला विटामिन है वो है विटामिन B6। मतलब विटामिन B6 की जिसके अंतर्गत कमी होती है, जिसके अंदर वो जब स्वप्न कोई देखता है तो ज़्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाता है। जिसके अंदर विटामिन B6 की कमी नहीं होती है, जब वह कोई भी स्वप्न देखता है
तो उसको लंबे समय तक याद रख सकता है। इसमें मददगार जो विटामिन है वो विटामिन B6 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न में बोला गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में अभी हमने आपको बताया कैल्सीफेरॉल, मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था। तो कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है, ये इसका रासायनिक नाम है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है रेटिनॉल। रेटिनॉल के बारे में बता दें, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एस्कॉर्बिक अम्ल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एस्कॉर्बिक अम्ल की यदि हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे 2-3 रासायनिक नाम हमने देखे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, और हमने देखा विटामिन B6 जो है वो सब स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मददगार साबित करने वाला विटामिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, चलिए बताएं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था और आपको बता दें, विटामिन ई की कमी से यदि हम बात करें तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से जनन क्षमता प्रभावित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है विटामिन ई पाया कहाँ पे जाता है, तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 की बात करें संतरा में, विटामिन डी की बात करें कार्ड एक्रित तेल में, सही है। विटामिन ई की बात करें गेहूं अंकुर तेल में, और विटामिन के की बात करें अल्फा में, सही है। मतलब सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प। अब आपने जितने प्रश्न अभी तक देखे हैं, ठीक है, 5 प्रश्न ही हमने देखे, उससे जुड़े हुए हमने कई सारे आप कह सकते हो फैक्ट देखे। अब आपके पास यदि कोई भी पुस्तक है उसका विटामिन का जो सेक्शन होगा, ठीक है, उस पुस्तक में विटामिन का जो सेक्शन होगा उस पर यदि आप चले जाओगे तो आप 100% आप प्रश्नों को हल कर पा जाओगे। हाँ, रोगों से संदर्भित कुछ प्रश्न हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, वो मैं क्लियर करा देता हूं। जैसे सबसे पहले विटामिन ए अक्सर पूछा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की बात की जाती है तो विटामिन B1 की वजह से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की वजह से वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 की यदि हम बात करें तो कोलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2 की कमी से, ये आपको पता होना चाहिए। अब विटामिन B2 के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो विटामिन B3 आता है। विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B7 होता है, विटामिन B7 की वजह से चर्म रोग या बालों का झड़ना जो है आम समस्या देखने को मिलती है। ई विटामिन की वजह से जैसे मैंने बोला कि जनन क्षमता कम होती है, जनन क्षमता प्रभावित होती है। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, जब कोई चोट लगती है व्यक्ति को तो वहाँ पे रुधिर का जो थक्का है वो तुरंत आप कह सकते हो कम समय में नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी दी गई है इससे विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बना होगा, आज तक पूछा गया होगा, निश्चित रूप से आप उसको बनाने में सफल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अब आगे कुछ मैथ के प्रश्न दिए हुए हैं, और मैथ के प्रश्नों पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में मैथ के कुछ प्रश्न दिए हुए थे और उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैथ के जो प्रश्न समझ में ना आए, मैथ के ऐसे प्रश्न जो आपको समझ में ना आते हों, उसके बारे में आपको बोला गया था कि एक बार आप बता दीजिएगा। लेकिन आप में से किसी के कोई जवाब नहीं आए, इसका मतलब कि मैथ के जो प्रश्न थे उनको आपने समग्रता से अच्छे से हल किया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैथ यदि हम देखें, मैथ यदि आप बेहतर कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आप 8 से 10 प्रश्नों की लीड अन्य छात्रों से ले सकते हैं। ऐसे छात्र जो कला वर्ग से होते हैं, जिनका मैथ अच्छा नहीं होता है, जबकि जीएस उनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तो मैथ के इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। प्रश्न देखिए तो बहुत बड़ा दिख रहा है, 5 से 6 पंक्तियों में दिख रहा है, लेकिन यदि आप देखोगे तो ये मिनटों का सवाल है। 1 मिनट से कम समय में आप इसको पढ़कर समझकर हल कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है आज हवा के बहने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, हवा के बहने की जो गति है वो पूर्व से पश्चिम 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक पक्षी हवा की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर उड़कर एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है या लगता है, पश्चिम से पूर्व की ओर उड़कर वही दूरी तय करने में उसका 3 गुना समय लगता है। कहा जा रहा है कि एक कोई पक्षी है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है। प्रश्न समझ जाएंगे तो मिनटों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि हवा की चाल, हवा की गति यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हवा की गति दी हुई है और बोला जा रहा है कि एक कोई पक्षी है, किसी स्थान के लिए उड़ान भरता है। ठीक है, और पुनः जिस स्थान से उड़ान भरा रहता है वहां पर वापस आता है। कहने का मतलब है कि यदि हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये आप मान लीजिए पश्चिम में है, और बी पॉइंट है, ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हवा जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। हवा की जो गति है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। तो चलो, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये इस दिशा में हवा बह रही है। अब बोला जा रहा है कि एक पक्षी है जो हवा की दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम, मतलब ये जो पक्षी है, यदि हम छोटा सा यहीं पे पक्षी बना देते हैं, ये जो पक्षी है यह एक बार बी से ए तक आता है और उसी के तुरंत बाद ये ए से बी की तरफ जाता है। और बोला जा रहा है कि जब ये हवा की दिशा में, मतलब जब ये बी से ए की तरफ जाता है, तो जो ये समय लेता है, यह समय जो है ए से बी तक के लिए गए समय का 1/3 है। या दूसरे शब्दों में बोल दें तो बोला जा रहा है जब यह हवा की दिशा में उड़ता है तो जो समय लेता है उस समय का 3 गुना समय लेता है जब यह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो हवा की दिशा में जा रहा है तो आप जानते होंगे जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न बनता है, चाहे हवा की बात की जाए, चाहे नाव की बात की जाए और धारा की बात की जाए कि धारा की चाल इतनी है, नाव की चाल इतनी है, तो जब हम एक ही दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा बह चल रही है, ठीक है, या जिस दिशा में हवा बह रही है, जब हम उसी दिशा में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हवा जो है वो हमें तेजी से लेकर जाती है। मतलब तब जो हमारी स्पीड होती है, हमारी व्यक्तिगत स्पीड प्लस हवा बहने की जो स्पीड होती है, वो दोनों जोड़ दी जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम विपरीत दिशा में आते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी स्पीड होती है उसको हवा रोकती है। क्यों? क्योंकि हवा विपरीत दिशा में बह रही है। तो जो वहाँ पे स्पीड निकल के आती है वो हमारी स्पीड में से जब हम हवा की स्पीड निकाल देते हैं उस गति से हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कभी कभी हवा बहुत तेज होता है, कोई तूफान आता है, तो उस समय व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता बल्कि पीछे उसको खिसकना पड़ता है। हवा का जो जोर होता है वो उसे पीछे ढकेलने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हवा की जो गति है, जो विंड की स्पीड है, वो ज़्यादा होती है। किससे?
उस व्यक्ति विशेष की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पीछे ढकेलने पर मजबूर करती है। यही संदर्भ कई बार आपको नदियों के संदर्भ में भी देखने को मिलता है कि जब धारा बहुत तेज होती है, विशेष रूप से मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी उतर रही है, ठीक है, और उसके विपरीत दिशा से आप चढ़ाई कर रहे हो स्टीमर के माध्यम से, तो आपको देखने को मिलता है कि यदि नदी की गति ज़्यादा है तो स्टीमर आपका चढ़ाई नहीं कर पाता है, बल्कि पीछे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्टीमर का वेग है वो कम होता है, नदी का वेग ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझा इतने 2 से 3 मिनट में कि जब भी हम हवा की दिशा में बढ़ेंगे, जब भी हम धारा की दिशा में बढ़ेंगे, तो जो सापेक्ष चाल आएगी उसमें व्यक्ति विशेष की चाल, नाव है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष की चाल प्लस हवा की चाल जुड़ जाएगी। जब हम धारा के विपरीत दिशा में या हवा के विपरीत दिशा में विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वहां पे दोनों की चाल घट जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मिनटों में हल हो जाएगा। देखो, अब इसमें बोला गया है कि हवा के बहने की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब हवा की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हवा की गति है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पक्षी है उसकी जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो पक्षी है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब आपको एक चीज और देखना होता है इस तरह के प्रश्नों में कि क्या यूनिट समान दी हुई है। जैसे समय है तो घंटे में दिया हुआ है, दूरी है तो किलोमीटर में दी हुई है, चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। यूनिट हमें देखना पड़ता है कि यूनिट सब समान है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यूनिट आपको कहीं कुछ देखना नहीं है, क्योंकि एक ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या देखना है, बोला जा रहा है कि एक पक्षी हवा की दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर उड़कर एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगाता है। ठीक है, समय की बात हो रही है, तो समय बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और प्रश्न में बोल दिया गया है समान दूरी है, मतलब ए से बी तक की जो दूरी है ये सेम है। क्यों? क्योंकि बी तक जाता है, बी से पुनः वापस आ जाता है, तो जाने और आने में दूरी सेम है। तो हमने मान लिया कि पक्षी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और ए से बी तक की दूरी जो है वो d किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर d किलोमीटर है, अब यही सूत्र लगा दें समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है d किलोमीटर, चाल कितनी है, क्योंकि अब एक बार ये क्या है कि हवा की दिशा में, जब हवा की दिशा में जाएगा तो जो पक्षी की चाल होगी और जो हवा की चाल होगी दोनों जुड़ जाएगी जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो हवा की दिशा में इसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x + 15 बराबर, दूरी फिर दूसरे संदर्भ में भी सेम है। अब यहाँ पे हवा के विपरीत दिशा की बात की जा रही है, क्योंकि पक्षी उड़ रहा है तो निश्चित रूप से पक्षी की जो चाल होगी वो हवा की चाल से ज़्यादा है, तो पक्षी की चाल में से हवा की चाल घटा देंगे, ये सापेक्ष चाल आपकी आ गई है। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि एक तरफ की जो दूरी है तय करने में जितना समय लगता है, पश्चिम से पूर्व उड़कर वही दूरी तय करने में उसका 3 गुना समय लगता है। बोला जा रहा है कि जब हवा की दिशा में हम बढ़ते हैं उसका 3 गुना समय लगता है। कब? जब हवा की विपरीत दिशा में जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला ज़्यादा है, मतलब यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको इसके बाद हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, d से d कट गया। ठीक है, इसके बाद ये कितना बचा यहाँ पे 3/x + 15 = 1/x - 15। यहाँ से तिर्यक गुणा कर दोगे तो x - 15 बराबर आ जाएगा, x - 15 × 3 बराबर x + 15। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x - 45 = x + 15। अब यहाँ से इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 60, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो पक्षी की गति कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ए विकल्प में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर है।
सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी प्रश्न हो कम से कम हमें 2 बार उसको पढ़ना होता है। जब 2 बार हम पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा जवाब अपने आप निकल जाएगा। कुछ बेसिक सूत्र होते हैं जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं। एक मात्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल हमें पता होना चाहिए। जब हम एक ही दिशा में बात करते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, वही सापेक्ष चाल हो जाती है। जब विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है, वही सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अब देखो वहां पे पक्षी था, यहां पे थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। यहां पे पक्षी के स्थान पे क्या आ गया है? नाव आ गया है। बोला जा रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई नाव है जिसकी शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है? इसके बाद बोला जा रहा है कि बिंदु ए से धारा की दिशा में तैरना शुरू करती है। वह ए से 12 किलोमीटर दूर स्थित बी तक जाकर वापस ए तक पहुंचने में 8 घंटे। यहां पे क्या बोल दिया गया? यहां पे बोल दिया गया है नाव जिसकी शांत जल में चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई नाव है, 2 पॉइंट यहां पे हमें बना लेने हैं। एक हो गया बी पॉइंट, एक हो गया ए पॉइंट। अब उसी तरह से जैसे पिछले प्रश्न में पक्षी था, ए से बी तक जाता था और बी से ए तक आता था, उसी तरह से यहां भी है। एक नाव ए से बी तक जाती है और बी से ए की तरफ आती है। और कुल समय यहां पे दे दिया गया है कि जाने में और आने में कुल मिलाकर लगते जो समय हैं वो हैं 8 घंटे। मतलब ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में कुल समय लगता है वो 8 घंटे लगता है। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो समय यहां पे दे दिया 8 घंटे। 8 घंटे बराबर किसके हो गया? जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। जाने में लगा समय यदि हम बात कर लें तो क्या होगा? मान लीजिए एक बार हम धारा की दिशा में जब जा रहे हैं, क्योंकि दूरी तो दिया हुआ है इसमें 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर की दूरी है। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तब तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे धारा की दिशा के लिए दूरी बटा चाल। दूरी है 12, चाल क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमने मान लिया धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल पूछा जा रहा है तो धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हम बात करते हैं कि धारा की दिशा में, तो शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x हमने मान लिया, तो 4 + x हो गया धन, ये तो हो गया जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 12 ही सेम है। अब यहाँ पे जब चाल देखोगे, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे चाल घट जाएगी। नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 = 3/4 + x + 3/4 - x। इसको हल कर लेना है। जिनको ना आता हो उनके लिए और आसान कर दे रहा हूं। 3 × ये आपका ऊपर में आ जाएगा 8/16 - x²। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो 2 चौके 8, तो इसके बाद यहां पे आ जाएगा x² 16 - x² बराबर 12, x² बराबर 4, x बराबर +-2, क्योंकि कभी भी चाल निगेटिव नहीं हो सकती इसलिए +2 हम ले लेंगे। मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सही उत्तर है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है कि प्रश्न कई पंक्तियों में दिया हुआ है इसका मतलब बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जब कई पंक्तियों में प्रश्न होता है ना तो वो बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है, क्योंकि हम प्रश्न की आप देख सकते हो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको देख के हम मान लेते हैं कि बहुत ही कठिन है। बहुत बड़े में दिया है इसका मतलब बहुत ही टफ प्रश्न होगा, और वहीं से हमारा मनोबल जो है वो कम हो जाता है, और इसके चलते जो हमारे आसान से प्रश्न होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। चलिए, उसी तरह का एक तीसरा प्रश्न है। आज जो भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न उसी तरह से रखे गए हैं। क्या बोला जा रहा है? यदि एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय, उसी दूरी को धारा की दिशा में तय करने पर लगे समय का
3 गुना है। जैसे अभी पक्षी वाला प्रश्न देखा था आपने, सेम उसी तरह से प्रश्न यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसको आप स्वयं से लगाओगे और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताओगे कि इसका उत्तर कितना आता है। ठीक है, सेम उसी तरह का प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न अभी हमने पक्षी वाला देखा था, सेम उसी तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक निश्चित दूरी तक जाता है, पुनः बिंदु ए से बी से ए तक आता, मतलब ए से बी दिया हुआ है 2 बिंदु, एक बार ए से बी जाता है और दूसरी बार बी से ए तक आ जाता है। मतलब अभी तक का जिस तरह से हमने प्रश्न देखा उसी तरह का है। पूरी यात्रा में कुल कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। यदि नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल, यहाँ पे देखो अभी तक क्या होता था कि हमें प्रश्न में या तो नाव की चाल दी होती थी या तो धारा की दी होती थी, कोई एक नहीं दिया होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें दी हुई है, नाव की चाल भी दी हुई है और धारा की चाल भी आपको दी हुई है। तो जब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों दी हुई है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कुल कितना, यदि नाव की शांत जल में चाल इतना हो तो कुल कितना समय लगेगा, कुल समय की बात की जा रही है। और आपने देखा है समय बराबर दूरी बटा चाल। अब कुल समय पूछा जा रहा है, कुल समय का मतलब क्या है, जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय। तो जैसे अभी तक आप निकालते चले आए हो कि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। जब धारा की विपरीत दिशा में आते हैं तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है, दोनों का योग कर देना है, बराबर जो आएगा वो आपका उत्तर हो गया। जल्दी से मैं समझा देता हूँ। देखो मान लेते हैं दूरी d है, ठीक है, मान लिया हमने दूरी d है, तो d तक जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गई d। यदि हम मान लेते हैं पहली बार धारा की दिशा में जाते हैं, तो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब 5 + 3, और दूसरी तरफ हम वापस आते हैं जब धन विपरीत दिशा में तो 5 - 3। अब इसी को आप हल कर लेना है, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूरी दिया हुआ है वह निश्चित दूरी 10 किलोमीटर, मतलब d का वैल्यू भी दिया हुआ है 10, तो आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा है, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये भी उसी तरह से दिया हुआ है, इसको भी आप हल करके लेकर आओगे। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न आपको नहीं आया। अगली जो भी कक्षा होगी उसमें इसमें से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा जाएगा, उनका उत्तर आपको बताया जाएगा, उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ना आए उसके बारे में बताएं। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।